Assalamu alaikum everyone. My name is Rai Muhammad Hassan. Welcome to our second video for our video series on forces and motion. अच्छा, तो to kick things off, we'll start with कि what is motion. ठीक है? तो motion की अगर definition देखें तो हमने already discuss की हुई है, बट एक दफ़ा फिर से repeat करूँगा कि motion is the change in position of an object with respect to time relative to either a fixed reference point or a point of origin. ठीक है, कैसे चला? अब देखो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि देर इज नो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन. ठीक है, मोशन भी होएगा, रेस्ट भी होएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा रिलेटिव होएगा. तो पहला तो हमारा पॉइंट याद आता है कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. अगला फिर हमारा पॉइंट आ जाता है कि मोशन जो होता है वो हम किस तरह निकालते हैं. तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें चूज करना होता है एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट या फिर अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की जो स्टेट है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉल है और ये बॉल इस तरह मूव कर दी एक पॉइंट 1 से पॉइंट नंबर 2 तक. ठीक है, अब क्या होना है? तो अब ये जो बॉल है ना, जब इसने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ी और मोशन स्टार्ट किया तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ इसका मोशन स्टार्ट हुआ. तो अगर मैं इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लूँगा तो इस केस में मैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ले रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं इसके कोर्स ऑफ मोशन में किसी भी और पॉइंट को भी ना एज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ. ठीक है, तो ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि हाँ, बॉल इस वजह से मोशन में पे गई क्योंकि ये जो पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट हमारा सी है. तो क्योंकि बॉल जो थी ना, पॉइंट सी से मूव करके पॉइंट 2 तक चली गई. ऑन द अदर हैंड मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ही मेरा अपना रेफरेंस पॉइंट लूँ, कि बॉल जो थी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मूव करके पॉइंट नंबर 2 पे चली गई. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट मोशन. अब हमेशा याद रखना कि मोशन में ना चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होएगी. ओके, तो टाइम का फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व होएगा. ये नहीं होएगा कि लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन पे है. हमेशा अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो डिफरेंट है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है किसमें, इन मोशन. अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, दैट इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो ऑलरेडी हमने बहुत दफ़ा ये पढ़ा हुआ है, बट आज कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स करेंगे हम इस पे. तो व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज बेसिकली the actual path traveled by an object travel the actual path traveled by an object. On the other hand, displacement के it is the shortest path between 2 points. पहली बात. दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली पोजीशन वेक्टर है. किस तरह? आ जाओ नीचे. तो देखो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है. अब मैं ट्रैवल करता हूँ इस तरह. देखो मैं पॉइंट बी तक पहुँच गया ना, तो ये जो पूरे पाथ की जो लेंथ है ना, ये इसे मैं कहूँगा डिस्टेंस. ऑन द अदर हैंड
अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं ना, और वही स्ट्रेट लाइन को ना मैं एक उस पर यूनिट वेक्टर लगा दूं, ठीक है, ताकि ना मेन काम क्या होता है यूनिट वेक्टर का, वो हमें डायरेक्शन बताता है। तो इस केस में भी यूनिट वेक्टर जो है हमें डायरेक्शन बताएगा कि हम मूव करें फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी। अब लेट से पॉइंट बी जो है वो है नॉर्थ ईस्ट पे, ओके। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी फ्रॉम पॉइंट ए, आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉइंट बी, पहली बात। एक और छोटा सा इधर ही मैं पॉइंट आप लोगों को करवा देता हूँ कि ये लाजिम नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिफरेंट वैल्यूज के ही हो। अब अगर मैंने एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हमें ऑलरेडी पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, नथिंग टू टफ। तो अब ये भी पॉइंट लिख लेते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity। यूनिट्स की बात आ जाए तो यूनिट्स हमें ऑलरेडी पता है कि जो इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं दैट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है, और डायमेंशन जो है वो दोनों की सेम है, वो है कैपिटल एल, ठीक है। डायमेंशन इनकी है कैपिटल एल दोनों की, पहली चीज। अब इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस कैन आइदर बी पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। काफ़ी एक छोटा मेजर पॉइंट है, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। भाई देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन अंडर को ही नहीं कर रहा तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो, है ना। तो एक तो ये बात आ गई आपकी। अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट आप बच्चों को याद रखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर टाइम गुजर रहा है तो कभी डिस्टेंस जो होगा वो कम तो नहीं होगा, ऑब्वियसली, है ना। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किस तरह, अब देखो, अब लेफ्ट से मैं जो हूँ ना मूव कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और फिर मैं वापस आता हूँ पॉइंट सी पे, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर, एंड पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर। तो अब मैंने पहले ट्रैवल किया पॉइंट बी पे, तो मैंने 10 मीटर डिस्टेंस अंडर को कर लिया, और फिर बाद में मैं 5 मीटर मूव किया, तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, वो हो गया 10 मीटर प्लस 5 मीटर, फिर इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या हम किस तरह निकालते हैं, तो देखो, वही मैं एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ कि लेट से मैं खड़ा हूँ एक पॉइंट ए पे, और मैंने मूव करना है पहले पॉइंट बी पे, और उसके बाद मैंने वापस मूव करना है पॉइंट सी पे। ए यानी मुझे पॉइंट ए को क्रॉस करके मैंने मूव करना है पॉइंट सी पे, ठीक है।
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो है डिस्टेंस वो 10 मीटर है। कीवर्ड याद रखना डिस्टेंस। और पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर। तो क्या हुआ, अब देखो, अब मैं मूव किया पहले 10 मीटर है ना टूवर्ड्स पॉइंट बी। अब मैं वापस जब आ रहा था ना तो मैंने पॉइंट ए को क्रॉस कर लिया है ना, और अब मैं मूव किया 5 मीटर टूवर्ड्स पॉइंट सी। तो देखो, इस केस में मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होएगी ना वो होएगा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। एंड पॉइंट ए और सी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना, स्ट्रेट लाइन एक शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये मेरी होएगी डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 5 मीटर। तो इनिशियली मेरी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर थी अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखूँ है ना, बट जब मैं वापस अपने कोर्स पे आया और उससे भी फिर पीछे चला गया टूवर्ड्स पॉइंट सी तो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी कम। इवन दो टाइम तो गुजर रहा था वैसे का वैसे ही। तो यस, ठीक है। और डिस्टेंस का मैंने ऑलरेडी इसी एग्जाम्पल में बताया कि डिस्टेंस इस केस में होगा 15 मीटर। हमारी एक बात आ जाती है, वो है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इज जीरो when there is no motion, okay? Object is at rest. When object is at rest. और डिस्प्लेसमेंट जो है उस केस में वो कब जीरो होती है? पहला तो ये कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ। तो ये दो केसेस आ जाते हैं जिस पे डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाती है क्लोज्ड पाथ पे। कैसे? फर्ज करो मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट ए पे और मैं घूम के वापस पॉइंट ए पे ही आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने कुछ डिस्टेंस अंडर को किया है ना। ऑन द अदर हैंड में डिस्प्लेसमेंट इस पाथ में होएगी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी? जीरो। आ जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने में। तो लेट्स से मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम पाथ ए टू पाथ बी, ओके। और मेरा जो ओरिजिनल पाथ ट्रेवल्ड है वो ये वाला है जिसे मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि इधर तक मैं ट्रेवल किया 3 मीटर, इधर तक मैं ट्राई किया 4 मीटर। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस। तो 3 + 4 मीटर क्या होता है? 7 मीटर है ना। तो 7 मीटर इज माई एक्चुअल डिस्टेंस। अब आ जाती है बात डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इन दोनों पाथ के बीच होगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच होगी एक स्ट्रेट लाइन। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इधर निकालना है वो किस तरह निकालेंगे? सिंपली यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इस केस में मुझे अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो मैं बेस को स्क्वायर कर लूंगा 4 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 स्क्वायर, और इसका मैं अंडर रूट ले लूंगा, ठीक है। तो मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी और फाइनल वैल्यू आती है मेरी 5। तो 5 मीटर इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यस, अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे विच इज स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो वही इन द फॉर्म ऑफ हम एक टेबल करेंगे, ज़्यादा इजी होता है चीज़ों को समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पीड। तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस while velocity is your rate of change of displacement। पहली बात। दूसरी बात कि स्पीड जो होती है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, while velocity is a vector quantity।
यूनिट्स की बात करें तो स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड है, डायमेंशंस भी दोनों की सेम है, डायमेंशंस है -1, इधर भी डायमेंशंस आपकी सेम आ जाती हैं। फॉर्मूला की बात करें तो हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू speed is equal to distance over time and velocity is equal to displacement over time। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट हमारा आ जाता है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बेसिकली द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इन टाइम। ठीक है, फर्ज करो पॉइंट ए पॉइंट बी, मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट से इधर मैं देखता हूँ कि मेरा टोटल डिस्टेंस कवर क्या है। ठीक है, एंड मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ बाय द टोटल टाइम, मुझे पता चल गई मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो कैलकुलेट होगी डेल्टा एस ओवर डेल्टा। ठीक है, और लिमिट इसमें अप्रोच करेगी टाइम की 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी सिमिलर फॉर्मूला है, बस वेक्टर आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, और इस केस में भी आपकी टाइम लिमिट जो है वो अप्रोच करेगी 0 को। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? तो यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज योर यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आ जाती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो मैं वही जो सेम डेफिनेशन है वो इधर प्लग इन करूंगा और मैं बस दो चेंजेस कर दूंगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी is equal to the equal displacements covered in equal intervals of time। ठीक है, फिर बात आ जाती है वेरिएबल स्पीड की। तो वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल स्पीड इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, एंड वेरिएबल वेलोसिटी क्या आएगी? वही डेफिनेशन है, बट इस केस में आपकी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। ओके, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसके अलावा फिर अब आगे बात आ जाती है हमारी कि स्पीड क्या 0 हो सकती है? ऑब्वियसली कैन बी 0। नेगेटिव हो सकती है? नहीं, लेकिन पॉजिटिव तो हो सकती है स्पीड। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आ जाती है एवरेज वेलोसिटी की। इसके साथ साथ ही हम एवरेज स्पीड भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट छोटा सा याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो होती है ना, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, कैन नेवर बी नेगेटिव
ऑन द अदर हैंड एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, वो आपकी नेगेटिव हो सकती है। ओके, कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास आ जाती है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, which is basically a fancy way to say it is the rate of change of velocity with respect to time. उसके अलावा एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पहली बात। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड भी होएगा और कोई डायरेक्शन भी होएगी। ठीक है, यूनिट्स इसके आ जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास इसकी 2 × 10⁻²। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर्मूला की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, अब फिर एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद आती है फिर हमारी वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों, या तो ये दोनों वेरिएबल होंगी या फिर इनमें से एट लीस्ट वन ऑफ दिस इज वेरिएबल। लाइक मेरी डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकती है लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है लगातार। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है लेकिन मेरी जो डायरेक्शन है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होएगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, एंड इसमें टाइम लिमिट जो होती है वो आपकी जीरो को अप्रोच कर रही होती है। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन अब आ जाती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज योर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये आ गई आपकी एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसके बाद कुछ एक्सेलरेशन के केसेस आ जाते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरह आती है। तो लेट्स से कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट अगर एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है क्यूट सा, तो ये मूव कर रहा है विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होएगी। ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन होएगी इन द लाइन ऑफ मोशन। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है कि एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो होएगा वो आपका आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है आपका अगला पॉइंट दैट इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी आपके फ्लैट से वही ऑब्जेक्ट हमारा एक आ गया कोई, एंड वो मोशन अंडरगो कर रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होएगी ना, दैट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
is a long line of motion, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी वो होगी ऑपोजिट टू द लाइन ऑफ मोशन एंड ऑपोजिट टू वेलोसिटी। ठीक है, अब इस केस में एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच? आपका जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन भी जो होगी वो हो जाएगी जीरो, है ना? तो आपके ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। इसके अलावा एक मजीद एडिशनल पॉइंट कि इन अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करिए फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या सीन होएगा? तो उस केस में वेलोसिटी जो होगी एक टेंजेंट में होगी। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर मोशन में अंडरगो करे तो वेलोसिटी आपकी होगी टेंजेंट में, तभी हम इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। और आपकी जो एक्सेलरेशन होएगी वो होएगी रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, एंड इस केस में एंगल बिटवीन आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके, अब ये भी बात आ गई है ना। अब मूव करते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ का ऑलरेडी हमने बहुत बेसिक बेसिक पढ़े हुए हैं, तो विल जस्ट गो ओवर द इम्पोर्टेंट स्टफ। सबसे पहली बात आ जाती है ग्राफ में कि आपको ग्राफ के अंदर स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब स्लोप के अलावा भी कुछ बुक्स में कुछ और वर्ड्स भी लिखे हुए हैं स्लोप के लिए ही। तो स्लोप को कुछ जगह पे टेंजेंट ऑफ ग्राफ लिखा हुआ है और कुछ जगह कर्व ऑफ द ग्राफ भी लिखा हुआ है। इस बात से मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ, लेकिन जो है वो है। ठीक है, अब स्लोप की वैल्यू क्या आती है? स्लोप की वैल्यू आपके पास आती है बाय डिवाइडिंग योर y कंपोनेंट या y एक्सिस की वैल्यूज विद द x एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास एक ये ग्राफ है। ठीक है, इस पे मेरा एक स्लोप है ये। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसकी स्लोप की वैल्यू बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए और बी। तो इस ए पॉइंट पे कुछ y की वैल्यू भी होगी, लेट्स से y1, और b पे भी y की वैल्यू होगी, इसे कह देते हैं y2। ठीक है, सिमिलरली ए और बी की x एक्सिस पे भी कोई वैल्यू होगी, इसे हम कह देते हैं x1, और b पे जो आएगी वो कहते हैं हम उसे x2। Its slope is given by y2 minus y1 and x2 minus x1। ठीक है, एक ये चीज आ गई। उसके अलावा आपको एरिया ऑफ द ग्राफ भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। एरिया ऑफ द ग्राफ इज गिवन बाय टोटल एरिया अंडर द स्लोप। ठीक है, टोटल एरिया अंडर द स्लोप। अब वो आपकी स्लोप की शेप पे डिपेंड करता है कि आप एरिया किस तरह निकालते हो। लेट्स से मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इस ग्राफ का, तो ये जो स्लोप के नीचे सारे जो एरिया आ रहा है वो मेरा एरिया ऑफ ग्राफ कंसिडर होएगा। ठीक है, ये मैं किससे कैलकुलेट कर सकता हूँ? ट्राइंगल के फॉर्मूला से कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस पे मेरा आ जाता है एक्स कॉम्पोनेंट, हाइट पे आ जाता है वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और मजीद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि स्लोप जो आपका होता है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, एसेंशियली तो आप परपेंडिकुलर ओवर बेस ही ले रहे हो ना, ये आपका y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे बेस। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अब बात आ जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की। तो हमारे सिलेबस में मेनली दो ग्राफ्स जो हैं वो बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस के, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब इन दोनों ग्राफ्स को समझने से पहले हमें ये देखना है कि इनके स्लोप्स क्या हमें देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट आती है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आता है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो आपका स्लोप दे रहा है वेलोसिटी। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो आपका स्लोप जो है वो दे रहा है आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इन ग्राफ्स को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। अब देखो, सबसे पहले जो पिंक लाइन है, दिस इज अ कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल कांस्टेंट ही है ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये स्लोप कांस्टेंट है। अब अगर स्लोप आपका कांस्टेंट है ना, दैट मीन्स कि आपकी जो स्लोप वैल्यू दे रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो इस केस में आपकी वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी कांस्टेंट। क्योंकि देखो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका स्लोप पहला हो गया कांस्टेंट। अब आ जाते हैं हमारे लिए जो पर्पल लाइन है, दिस इंडिकेट्स अ फ्लैट स्लोप। एंड हमेशा याद रखना कि आपका जो फ्लैट स्लोप होता है उसका उसकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, तो इस केस में आपकी स्लोप की वैल्यू जीरो, तो फिर जो स्लोप आपका क्वांटिटी दे रहा है वेलोसिटी वो भी हो जाएगी जीरो। इसके बाद आ जाता है आपका इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, अब देखो स्लोप राइज कर रहा है ना, बिकॉज स्लोप आपका जो है वो, एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि अगर तो आपका स्लोप जो है वो टुवर्ड्स वर्टिकल मूव कर रहा है ना, देखो इस केस में टुवर्ड्स वर्टिकल मूव कर रहा है, तो आपका स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और अगर टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो आपका स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। दोनों एग्जांपल से देना है। तो पहले केस पे स्लोप जो है वर्टिकल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। आगे एक फ्लैट स्लोप है, फ्लैट स्लोप का हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें वेलोसिटी जो है जीरो की इक्वल होती है। अब स्लोप देखो डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी भी आपकी क्या करेगी? डिक्रीज। इसके बाद आ जाते हैं इनफाइनाइट स्लोप। अब देखो, इज इट पॉसिबल कि टाइम आपका जीरो हो जाए लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो बढ़ती जाए, या टाइम में चेंज ही ना आए हो और आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाए? है ना, देखो टाइम चेंज इधर जीरो हो गया और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट स्लोप। ज़्यादा देखना है तो देखो, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो है ना, और चेंज अलोंग वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो क्या होएगी? इनफाइनाइट। कोई नेगेटिव वैल्यू भी बाय द वे डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट ही होती है। ओके, तो ये स्लोप जो है ये दोनों डायरेक्शन पे जा सकते हैं आप, नेगेटिव डायरेक्शन पे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। ठीक है, तो इसी तरह आप आ जाते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी एक्सेलरेशन दे रहा होता है। पहले ये जो पिंक लाइन है ये रिप्रेजेंट करी क्या? कांस्टेंट स्लोप यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है इधर, है ना, देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर ये स्लोप इस तरह होता तो मैं इसे भी कांस्टेंट स्लोप कहता, बट इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी आपकी जो थी वो क्या कर रही होती? डिक्रीज। उसके बाद आ जाता है फ्लैट स्लोप, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो दिस इंडिकेट्स जीरो एक्सेलरेशन। ओके, फिर अब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप जो है वो वर्टिकल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है ना, वर्टिकल पे क्या आता है? वाई एक्सिस, उसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसके बाद फ्लैट स्लोप आ जाता है, उसको ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन जो है जीरो हो गई। फिर आ जाता है डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि देखो स्लोप हॉरिजॉन्टल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो इस केस में आपका जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फाइनल पे आ जाते हैं इनफाइनाइट स्लोप।
टाइम ज़ीरो हो गया या टाइम चेंज सॉरी ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी जो है आपकी वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, ठीक है? तो इस केस पे आपका जो स्लोप है वो है इनफाइनाइट, ठीक है? तो दैट इज़ प्रीटी मच इट अबाउट स्लोप्स। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।